हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने इंडियन पॉलिटी डेली क्विज सीरीज की शुरुआत की है। अपनी इस डेली क्विज सीरीज के अंतर्गत हम डेली अपने 5 सबसे इम्पॉर्टेंट क्विज को डिस्कस करते हैं। न केवल हम आपको क्विज के बारे में बताते हैं, बल्कि हम आपको ये भी बताते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको उसमें किस प्रकार से उत्तर देने की आवश्यकता होती है। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं ताकि आपका किसी भी प्रकार का समय व्यर्थ ना हो। तो आज का जो हमारा पहला क्विज है वो है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार लिया गया है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले इन 4 ऑप्शन को पढ़ लेना है और उम्मीद है कि आपको इसका सही उत्तर पता होगा। तो सही उत्तर पता है तो आप चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं या अपने मन में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से भी नहीं लिया गया है और फ्रांस के संविधान से भी नहीं लिया गया है। अर्थात संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, तो बाकी चीज़ें और कहाँ से ली गई हैं। तो आपको पता हो कि अमेरिका के संविधान से जो चीज़ ली गई है वो है हमारे फंडामेंटल राइट या कहें मौलिक अधिकार, और न्यायपालिका से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी अमेरिका के संविधान से हैं। जैसे न्यायिक समीक्षा की जो बात है वो भी हमारे अमेरिका के संविधान से है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की बात आती है वो भी अमेरिका के संविधान से होता है। और साथ ही जो उपराष्ट्रपति का पद है, जैसे कि भारत में भी है और अमेरिका में भी है, और इस समय अमेरिका में चुनाव भी हो रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति के पद की भी संकल्पना अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। क्लियर हो गई बातें। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने बहुत कुछ लिया है और उसमें जो सबसे पहली चीज़ ली है वो है संसदीय शासन प्रणाली। जैसे हमारे यहाँ संसद है वैसे ही ब्रिटेन में भी संसद है। बस भारत की संसद और ब्रिटेन की संसद में इतना डिफरेंस है कि ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है और भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। क्लियर हो गई बातें। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया, संसदीय प्रणाली। अब संसदीय अगर प्रणाली ली है तो कॉमन सेंस लगाओ, संसदीय विशेषाधिकार भी लिया होगा। और जब संसद की बात आती है, ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार की बात आती है, तो यहाँ पर विधि के शासन की भी बात आती है। मतलब विधि का शासन भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। विधायी प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन के संविधान से। अब आपसे अगला क्वेश्चन इसी में पूछा जा सकता है कि अच्छा ठीक है, ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन ये बताओ कि एकल नागरिकता कहाँ से ली गई। तो आप कह देंगे कि सर एकल जो नागरिकता है वो भी ब्रिटेन के संविधान से। तो ये तीनों के ऑप्शन आपको क्लियर हो गए कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया और अमेरिका के संविधान से। अब बात आती है फ्रांस के संविधान से। तो आपको पता हो कि जो हमारे यहाँ गणराज्य की संकल्पना है, जो गणतंत्र की संकल्पना है, ठीक है, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो आदर्श है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया। क्लियर हो गई बातें। कमेंट बॉक्स में आप हमें एक चीज़ का आंसर बताइए कि विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से उद्धृत है या किस देश के संविधान से ली गई है। क्लियर हो गई बातें। अच्छा, आप में से अधिकांश बच्चों को पता नहीं होगा, ये जो हमारी सीरीज है ये 21 अक्टूबर से शुरू है श्री आईएएस एकेडमी के ऐप और यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो आप अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में आपको इस तरीके का ऐप मिल जाएगा और इस डेली क्विज सीरीज में आपको इंडियन पॉलिटी की जो क्विज सीरीज है उसको आपको देख लेना है। वहाँ पे आपको सारे वीडियो और सभी प्रकार की PDF वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती हैं, ठीक है। इसका डिटेल आंसर आपको यहाँ पे, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2, वो क्या है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से अवयव संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं। एक बात ध्यान रखना, आप लोग जब भी कुछ लगाया करना, कुछ जब भी आप सॉल्व करते हो तो इसी तरीके की पेंसिल और पेन का उपयोग किया करो। जहाँ पर जो चीज़ आपसे पूछी जाए ना उसको गोला कर लिया करो,
ताकि जब आप परीक्षा हॉल में रहोगे ना तो आपकी आंखों को ये पता रहेगा कि अच्छा मूल संरचना ही हमसे पूछा है। और जो ही आपने इसको पढ़ा फिर तुरंत नीचे आ जाया करो और जो पूछ रहा है सही उत्तर चुनिए तो उसको देख लिया करो। ठीक है, तो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अवयव, अवयव का मतलब तत्व या फीचर, संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं। पहला न्यायिक समीक्षा, दूसरा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, तीसरा उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियाँ, चौथा व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा। ठीक है, ये इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप जीएस की क्लास कर रहे होगे इंडियन पॉलिटी की, तो वहाँ पर हमने आपको ये बेसिक चीज़ पढ़ाई थी, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, खास तौर पे प्रियम्बल के चैप्टर में ही पढ़ाई थी कि मूल संरचना का भाग इसको माना जाता है या नहीं माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको बताई थी। अब आप मुझे एक बात बताइए, वहाँ पर जब मैंने आपको मूल संरचना बताया था तो ये भी आपको वहाँ पे बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए समय समय पर बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है। ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट के जरिए समय समय पर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया जाता है। अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर की संकल्पना भारत के संविधान में मूल रूप से विद्यमान नहीं है। यानी कि भारत का संविधान मूल संरचना को डिफाइन नहीं करता है बल्कि सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर रहा है, ठीक है, समय समय पर कर रहा है, तो समय समय पर तो बहुत सारी चीज़ें वो करेगा। अर्थात कॉमन सी बात है कि यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें दी गई हैं सबकी सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होंगी, क्योंकि जब कोई चीज़ फिक्स ही नहीं है तो कल को सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि भैया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव है, भैया न्यायिक समीक्षा है, भैया रिट जारी करने की शक्तियाँ हैं, भैया व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा भी है। तो ये कॉमन सेंस वाला आंसर है। ठीक है, तो इन विकल्पों से आपको घबराना नहीं है कि एक युग्म सही है, दो युग्म सही है, तीन युग्म सही है, चार युग्म। आप में से कई सारे बच्चों के मन में एक और डाउट होता है कि युग्म का मतलब सर वैसे तो जोड़ा होता है, तो बिल्कुल सही बात है। ये वास्तव में ऑप्शन जानते हो किस चीज़ के लिए था? ये ऑप्शन था सुमेलित करने को, कि यहाँ पर एक चीज़ दी है और यहाँ पर सुमेलित, यहाँ पर एक चीज़ दी यहाँ पर सुमेलित। लेकिन यूपीएससी ने क्या किया, हाइब्रिड मोड अपना के यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। तो बच्चा कंफ्यूज हो गया कि युग्म का मतलब जोड़ा होता है। जब ये फर्स्ट टाइम आया था 2021 के दौर में, तब बच्चा यही सोचता था। ठीक है, तो युग्म का मतलब जोड़ा नहीं होता है, युग्म का मतलब सिंगल एक लाइन होती है। तो जैसे सिंगल लाइन अगर यही सही होती, बाकी ये तीन गलत होते, तो हम कहते कि केवल एक युग्म सही है। अगर ये पहला और दूसरा सही होता तो हम कहते केवल दो युग्म सही हैं। अगर पहला दूसरा तीसरा सही होता तो हम कहते केवल तीन सही हैं, और ये चारों सही हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसके चारों के चारों जो युग्म हैं वो पूरी तरह से सही हैं। क्लियर हो गई बातें इतनी? हाँ सर क्लियर हो गई। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे? नहीं होंगे सर कंफ्यूज। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी थी, बाकी आपको किसी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो आपके पास ये आंसर है, आप इस आंसर को यहाँ पे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जब भी क्विज हो ना तो क्विज के प्रश्नों को काफ़ी आहिस्ते आहिस्ते आप पढ़ा करिए, है ना। जैसे होले होले से, है ना, गाना है आपका, तो बिल्कुल उतने ही होले होले से पढ़िए, क्योंकि अगर आपने प्रश्न को पढ़ते समय गलती कर दी तो उत्तर आपका नहीं आएगा। ठीक, तो प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ना होता है और 2 मिनट हमारे पास पर्याप्त होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, प्रश्न पूछा है। प्रश्न में हमको पहली लाइन क्या दी है कि संविधान सभा का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। पहली लाइन, हमने कहा ठीक है सर। दूसरा, संविधान सभा के लिए प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और हिंदू में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। ठीक है। तीसरा है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, मतलब इन तीनों में कौन सा कथन सही है। अब आपने तीनों प्रश्न पढ़े। अब जब आप तीनों प्रश्न पढ़ रहे होंगे और यदि आपने श्री आईएएस एकेडमी की जीएस की क्लास नहीं की होगी,
केवल आपने किताब पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो आपको ये क्लियर ही नहीं हुआ होगा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार शब्द का मतलब क्या है। आपको ये क्लियर ही नहीं हुआ होगा कि संविधान सभा के लिए प्रत्येक प्रांत की सीटों को कैसे डिवाइड किया गया था। आपको ये क्लियर ही नहीं हुआ होगा कि संविधान सभा का जो विचार है वो सर्वप्रथम कब आया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो क्लियर होनी हैं ये आपको कहाँ पर, जीएस में क्लियर होती हैं। ठीक, तो इन शब्दों को हमेशा ध्यान रखिएगा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि हर वो व्यक्ति बिना धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग के आधार पर भेदभाव किए बगैर उसको मताधिकार देना, वोटिंग का राइट देना। अर्थात जैसे 21 वर्ष की उम्र हो गई तो उसको वोटिंग का राइट दे देना। ठीक है, पहले का नियम यह था कि 21 वर्ष की व्यक्ति की अगर उम्र हो गई है तो उसको वोटिंग का राइट मिल जाता था। अब वोटिंग के राइट में ये नहीं देखा जाएगा कि आप महिला हो, पुरुष हो या थर्ड जेंडर हो, कोई मैटर नहीं करता है। आप भारत के नागरिक हो तो आपको वोटिंग का राइट मिलेगा। आप कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी गरीब हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक, जबकि पहले क्या होता था, जब अंग्रेज थे या विश्व के जितने भी अन्य संविधान हैं वहाँ पर होता था कि 5% शिक्षित महिलाओं को दे दो, 10% अमीर पुरुषों को दे दो, ऐसे वोटिंग राइट दिए जाते थे। लेकिन भारत के संविधान की जो सबसे बेहतरीन खूबसूरती है, जो दुनिया में यूनिकपन लाती है, वो यही है कि भारत के संविधान ने अपने समस्त नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार दिया था। लेकिन संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि जो राज्य विधानसभा के जो लोग थे, प्रांत विधानसभा के जो लोग थे, उनका जरिए इस संविधान सभा का गठन हुआ था। अर्थात संविधान सभा एक तरीके से क्या थी, संविधान सभा एक तरीके से अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रणाली थी। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का मतलब, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसमें जनता डायरेक्ट इलेक्ट करे, अप्रत्यक्ष का मतलब जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को इलेक्ट करे और वो प्रतिनिधि उस पर्सन को इलेक्ट करे। जैसे आपको पता हो कि भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष है। क्यों? क्योंकि इसमें एमएलए और एमपी चुनते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, लेकिन भारत में जो पीएम का चुनाव है, प्रधानमंत्री का जो चुनाव है, वो प्रत्यक्ष चुनाव है। लेकिन यहाँ पर भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव भले ही प्रत्यक्ष है, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या होता है, एक कॉमन पर्सन होता है, कॉमन सांसद होता है, और उन सांसदों में भी उस सांसदों के जरिए ही चुना जाता है ना, सरकार का मुखिया। तो ये भी एक तरीके से समझने वाली बात है। तो आप समझ गए कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। अब आपको यहाँ पे एक लाइन ये भी दे सकता है कि संविधान सभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर हुआ, या संविधान सभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से हुआ। फिर क्वेश्चन दे सकता है कि संविधान सभा का जो निर्वाचन है वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा हुआ, तो ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी के लिए क्या हुआ कि ये लाइन हमारी क्या है, गलत हो गई। ठीक, अब दूसरी बात आती है, दूसरा ऑप्शन कह रहा संविधान सभा के लिए प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया। तो ये बात सत्य है कि इसमें 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया था, लेकिन 3 में ये हिंदू, मुस्लिम, सिख नहीं था। 3 में क्या था, 3 में था कि मुसलमान भी थे और सिख भी थे, और हिंदू शब्द का यूज न करके यहाँ पर सामान्य जनता थी, यानी कि सामान्य आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया। क्लियर हो गई बातें। अब बात आती है देसी रियासतों को लेकर। तो आपको पता हो कि देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनका चुनाव का तरीका उनके परामर्श से किया गया। ठीक है, मतलब नॉमिनेट एक तरीके से किया गया, उन लोगों ने नॉमिनेट करके भेजा। बात आती संविधान सभा के गठन में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव की। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किसके आधार पर हुआ था, वो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर हुआ था। आप मॉडर्न इंडिया में जीएस की क्लास जब पढ़ रहे होंगे फाउंडेशन कोर्स में, तो आपको हमने इसकी पूरी एक स्टोरी बताई थी। क्या आपको स्टोरी बताई थी? आपको बताई थी कि कैबिनेट मिशन क्यों आया था, क्योंकि नौसेना का विद्रोह हुआ था, आईएनएस तलवार आपने सुना होगा। ठीक है, तो चीज़ें रिकॉल हो रही हैं।
उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ गई। तो मतलब पहला नहीं सही, दूसरा नहीं सही, तो पहला आपका नहीं सही है तो सभी तीनों युग्म तो गलत हो जाएगा। दूसरा भी नहीं सही है तो केवल जो दो युग्म वाली बात है ये भी गलत हो जाएगी। तो बचेगा क्या, क्योंकि तीसरा सही निकल रहा तो केवल एक युग्म सही है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। तो ये अब आप डिटेल यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ये मुझे पढ़ाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से देखना। यहाँ पे अधिकांश बच्चे गड़बड़ कर देंगे क्योंकि उनको लगेगा अरे यार ये तुमको आता था। ठीक है, यहाँ ट्रिकी है। क्या ट्रिकी है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कांग्रेसी, शब्द पर ध्यान देना, कांग्रेसी, कौन से कांग्रेसी प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल थे। आपने प्रारूप समिति पढ़ी है इंडियन पॉलिटी में, ठीक है, आपको सारी चीज़ें याद आ रही होंगी कि हाँ इसके हेड कौन थे कौन नहीं थे। ठीक है, कौन इसमें शामिल था कौन नहीं शामिल था ये भी आपको पता होगा। लेकिन यहाँ इसने ट्रिक दे दी, कांग्रेसी बताइए। ये कठिन क्वेश्चन है, ठीक है, और पूछा जा सकता है। ठीक, तो अब आपको कैसे याद करना है, फैक्ट के रूप में याद करना है कि भाई कांग्रेस में कौन कौन थे और निर्दलीय कौन थे और अदर कौन थे। ठीक है, तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, क्या ध्यान देना है, आपने इन पर्सन का नाम तो सुना ही होगा, एन गोपाल स्वामी अयंगर का। कॉमन सेंस अगर लगाते, नॉलेज नहीं भी होता, एन गोपाल स्वामी अयंगर का आपने नाम तो सुना ही होगा। हाँ सर सुना है। तो मान के चलो कि यही हो सकते हैं, तो हमने कहा चलो ये हो सकते हैं, तो ये अगर हो गए तो हमारा ये ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास केवल 3 ऑप्शन बचेंगे। क्लियर हो गई बातें, हाँ सर क्लियर हो गई। अब ये भी आपको पता है कि प्रश्न बनाने वाले ने ये तो कभी नहीं सोचा होगा कि भैया पांचों के पांचों इसमें होंगे, है ना, ये तो कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि आपको पता है कि टोटल कितने सदस्य थे, 7 थे। तो क्या केवल अंबेडकर ही गैर कांग्रेसी थे, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये भी आपको कंफर्म हो गया, तो ये भी ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया एज्यूम करके। देखो ये ट्रिक आप धीरे धीरे सीखोगे, अचानक से नहीं सीखोगे, इसको बोलते हैं कॉमन सेंस। ठीक है, तो आपने इसको भी एलिमिनेट कर दिया। अब आपके दिमाग में 2 ऑप्शन बचे, सी और बी। इसमें भी आप ध्यान से देखो तो एक चीज़ कॉमन है, 1414, है ना, 5 केवल यहाँ पे बच रहा है। तो अब यहाँ पर अगर तुक्का आप लगाना चाहो तो बी और सी में लगा सकते हो। ठीक, मैं फिर से कह रहा हूँ ये कठिन क्वेश्चन था, सामान्य बच्चे को ये चीज़ नहीं पता होगी, लेकिन मैं आपको वहाँ तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि जब क्वेश्चन आपका बिना पढ़े हुए आए तब आप उस क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करेंगे। अभी आपकी ये शुरुआत है, धीरे धीरे जब आप 150 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन इसी लेवल पर करते जाएंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मास्टर ने सही सिखाया था। ठीक, तो आप कम से कम 2 ऑप्शन तक तो पहुँचे किसी तरीके से, और बनाने वाले ने यही सोच के बनाया होगा, क्योंकि उसने यहाँ पे 14 रखा है और यहाँ 145 रख दिया, मतलब उसने जानबूझ कर किया है। ये स्पिरिट भी आप समझोगे धीरे धीरे। ठीक, तो आपको पता चल गया कि एन गोपाल स्वामी अयंगर, डीपी खेतान और बीएल मित्र, इन 3 में से कोई हो सकता है। ठीक, तो अब आप कंफर्म हो कि सर कोई भी हो सकता है, मान लो नहीं पता चलो हम छोड़ देते हैं। तो हम आपको यहाँ बस बता दें कि एन गोपाल स्वामी अयंगर, डीपी खेतान और के एम मुंशी, ठीक है, के एम मुंशी, ये जो पर्सन थे ये सबके सब कौन थे, ये सबके सब कांग्रेसी थे, ये सबके सब कांग्रेसी थे। क्लियर हो गई बातें। अब बात आती कि जब ये कांग्रेसी थे तो अल्लादी कृष्ण स्वामी जो अय्यर हैं, ठीक है, ये जो बीएल मित्र हैं ये कौन थे, तो साहब ये दोनों के दोनों जो पर्सन थे वो किसी भी दल से संबंधित नहीं थे, वो निर्दलीय थे। तो अगला क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें निर्दलीय कौन थे, तो आप बता देना कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और बीएल मित्र जो पर्सन थे वो निर्दलीय थे। ठीक है, मोहम्मद सादुल्लाह के बारे में आप जानते हो ये मुस्लिम से रिलेटेड है नाम, ठीक है, तो ये मुस्लिम लीग के सदस्य रहे होंगे। ठीक है, तो ये मुस्लिम लीग के पर्सन थे। वैसे भी मुस्लिम लीग का पर्सन अगर आप जान गए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या प्रारूप समिति में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे, तो हाँ थे, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि आप बताइए प्रारूप समिति के संदर्भ में, पहला क्वेश्चन प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे, हाँ सही। प्रारूप समिति में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और BL मित्र निर्दलीय सदस्य थे, सही। एन गोपाल स्वामी अयंगर और DP खेतान कांग्रेसी सदस्य थे, सही। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह मुस्लिम लीग के सदस्य, तो आप बता सकते हो कि हाँ सर सही बातें बोल रहे हो।
ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आ सकता है। बाकी आपको पता है कि प्रारूप समिति के हेड कौन थे? प्रारूप समिति के हेड थे BR अम्बेडकर साहब। टोटल कितने लोग थे? 7। अम्बेडकर के अलावा कितने थे? 6। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। ठीक, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अब देखते हैं अपना अंतिम प्रश्न आज का। अंतिम प्रश्न सिंपल है, फैक्चुअल है ये भी, है ना, लेकिन इसमें दिमाग चाहिए। भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था? मतलब सीटें किसकी किसकी बराबर थीं, किसके प्रतिनिधि बराबर थे? पारसी सिख, सिख एंग्लो इंडियन भारतीय ईसाई और भारतीय ईसाई एवं जनजाति। ठीक है, क्लियर। तो इसमें आपको फैक्ट रटना है। ठीक है, क्या रटना है? फैक्ट ये आपको रटना है कि इसमें भारतीय ईसाई और जो जनजातियां थीं उनकी सीटें कॉमन थी, और केवल इन्हीं की सीटें कॉमन नहीं थी, केवल इन्हीं की सीटें कॉमन नहीं थी, बल्कि जो एंग्लो इंडियन हैं और जो पारसी कम्युनिटी हैं, ठीक है, एंग्लो इंडियन और पारसी कम्युनिटी, उनकी भी सीटें कॉमन थी। तो अगर यहाँ पर एंग्लो इंडियन आ जाता, ठीक है, और पारसी, सॉरी क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे एंग्लो इंडियन अगर आ जाता और पारसी आ जाता तो आपका ये ऑप्शन भी सही हो जाता, या यहाँ पर आपका पारसी आ जाता तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि भारतीय ईसाई और जनजातियाँ भी सेम थी सीटें, और एंग्लो इंडियन और पारसियों की भी सीटें सेम थी। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रश्न आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आज की हमने अपने 5 के 5 क्विज को कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आपको पांचों क्विज अच्छे लगे होंगे, आपने इसमें काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्विज की सीरीज में अगले नए 5 क्विज के साथ। अपना ख्याल रखिए, इनका रिवीजन करिए और अपनी जो बेसिक बुक है एम लक्ष्मीकांत उसको बार बार रिवाइज करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।